जेंटलमैन, आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक माइनक्राफ्ट के नॉर्मल से विलेज में पैदा होने वाला बच्चा कैसे माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मॉब हीरोब्राइन बन गया। उससे पहले गाइस, अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस, हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक नॉर्मल से माइनक्राफ्ट विलेज से, जहां पर एक नॉर्मल सा बच्चा रहता था। उसी विलेज के अंदर उसका एक छोटा भाई भी रहता था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। उस बच्चे की भी दूसरे विलेजर्स की तरह एक ही जिम्मेदारी थी, लकड़ियां तोड़कर लाना और दूसरे विलेजर्स के लिए वीट उगाना। और एक दिन वो जंगल में लकड़ियां काटने गया, लेकिन वापस आते आते उसको थोड़ी सी देर हो गई। तो जैसे ही वो वापस पहुंचा, उसने देखा कि उसका पूरा का पूरा विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। हर तरफ आग ही आग थी। उसको अपने भाई की टेंशन हुई। वो फौरन से अपने भाई के घर पहुंचा, लेकिन उसके भाई का घर पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसने पूरे विलेज के अंदर ढूंढा, लेकिन उसे कहीं पर भी उसका भाई नहीं मिल रहा था। हीरोब्राइन बहुत परेशान था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लेकिन फिर उसने ये फैसला किया कि वो किसी भी तरीके से अपने भाई को ढूंढकर वापस लाएगा। लेकिन उसके लिए उसको पहले सरवाइव करने की जरूरत थी। तो उसने उसी विलेज से थोड़ी सी वीट इकट्ठा की और लकड़ियां तो उसके पास पहले से ही मौजूद थी, और वो निकल गया अपने भाई को बचाने की जर्नी पर। लेकिन ये काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था, बिकॉज उसके ऊपर ढेर सारे मॉब्स ने हमला कर दिया था। ऊपर से रात का टाइम था, हर तरफ मॉब्स ही मॉब्स थे। तो किसी तरीके उसको ये रात गुजारनी थी। तो इसलिए उसने उन सारे मॉब से छुपकर एक जगह पर अपना क्राफ्टिंग टेबल रखा, वहां पर अपने लिए खाना क्राफ्ट किया और फिर वहां से निकल गया। हीरोब्राइन के भाई को किडनैप हुए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन हीरोब्राइन ने उस पिलिजर आउटपोस्ट का पता लगा लिया था जिसके पिलिजर्स ने उसके विलेज पे अटैक किया था, और वो छुप छुप कर उनके ऊपर नजर भी रखे हुए था। लेकिन वो उनके ऊपर अभी अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास अभी टूल्स और वेपन्स नहीं थे। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद उसने फाइनली वो सारे टूल्स और वेपन्स इकट्ठे कर लिए, जो कि उसको इस फाइट के अंदर यूज आने वाले थे। और अब वो बिल्कुल रेडी था अपने भाई को वहां से छुड़वा कर लाने के लिए, और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया। सही टाइम देखते ही उसने पिलिजर्स के ऊपर अटैक कर दिया। वहां पर ढेर सारे पिलिजर्स मौजूद थे, लेकिन वो सब मिलकर भी उस अकेले हीरोब्राइन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उसके अंदर जोश भरा हुआ था, क्योंकि उसको किसी भी तरीके अपने भाई को वहां से बचाना था। तो काफी देर तक उन पिलिजर से फाइट करने के बाद फाइनली उसने वहां पर मौजूद सारे पिलिजर्स को हरा दिया था। अब वो अपने भाई की खोज में लग चुका था। ऊपर से लेकर नीचे तक उसने पूरी पिलिजर आउटपोस्ट को छान मारा, लेकिन उसको वहां पर उसका भाई नहीं मिला। फिर उसने वहां पर मौजूद एक पिलिजर को कैद कर लिया। उसको कैद करने के बाद उसने जब उससे पूछताछ की, तो उसको पता चला कि इन पिलिजर्स ने तो उसके विलेज के ऊपर कभी अटैक किया ही नहीं था। इसका मतलब किसी और ने हीरोब्राइन के विलेज के ऊपर अटैक किया था और उसके भाई को भी किडनैप किया था। ये जानने के बाद हीरोब्राइन फुल गुस्से से लाल पीला हो गया, और गुस्से में आकर उसने उस पूरी पिलिजर आउटपोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर पिलिजर ने उसके विलेज पर अटैक नहीं किया, तो फिर किसने किया? तो ये सब जानने के बाद हीरोब्राइन बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसका इस दुनिया में रहने का मकसद, जो कि उसके भाई को बचाना था, वो पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए वो हर वक्त इधर से उधर भटकता रहता था, और इसी तरह भटकते हुए उसको एक दिन एक डिस्ट्रॉयड विलेज नजर आया। ये विलेज भी बिल्कुल उसी तरह डिस्ट्रॉयड था जिस तरह हीरोब्राइन का विलेज डिस्ट्रॉय हुआ था। लेकिन जब उसने करीब से जाके देखा, तो वहां पर उसको एक अजीब सा बंदा नजर आया, जो कि उड़ रहा था। उसको पता चल गया था कि शायद यही वो बंदा है जिसने उसके विलेज को भी डिस्ट्रॉय किया था और इस विलेज को भी डिस्ट्रॉय किया है। अगर किसी बंदे को पता था कि उसका भाई किधर है, तो वो यही था। हीरोब्राइन काफी देर तक छुपकर इस को देखता रहा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो इसको फॉलो करेगा और देखेगा कि ये कहां जाता है। उसको फॉलो करते करते हीरोब्राइन एक अजीब सी केव के अंदर पहुंच गया। हीरोब्राइन को पता था कि शायद ये वही केव है जिसके अंदर उसने उसके भाई को छुपा के रखा हुआ है। जब हीरोब्राइन उस केव के एंड पे पहुंचा, तो वहां पर उसको एक जेल सेल नजर आया, जिसके सामने वही शख्स खड़ा हुआ था। जब उसने हीरोब्राइन को देखा, तो वो फौरन से जेल सेल के अंदर टेलीपोर्ट हो गया। हीरोब्राइन अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन सामने उसका भाई खड़ा हुआ था, वही उसका भाई जिसको वो पिछले 30 सालों से ढूंढ रहा था। और तभी हीरोब्राइन की आंखों के सामने एंटिटी 303 ने हीरोब्राइन के भाई को मार दिया, और फिर उधर से टेलीपोर्ट हो गया। तो गाइज, ये वो टाइम था जब हीरोब्राइन की दुनिया खत्म हो चुकी थी, बिकॉज हीरोब्राइन के पास सिर्फ इकलौता उसका भाई बचा था, जिसको वो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब वो भी इस दुनिया से जा चुका था। तो गाइस, अब हीरोब्राइन के जिंदा रहने का मकसद खत्म हो चुका था। वो अपने भाई का बदला लेना तो चाहता था, लेकिन वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि एंटिटी 303 से फाइट कर सके और उसको जीत सके। इसलिए हीरोब्राइन अब बहुत अकेलौता हो गया था। लेकिन एक दिन भटकते हुए उसको एक विलेज मिला, जो कि बहुत खुशहाल था, और उस विलेज के अंदर उसको एक बच्चा भी मिला, जो बिल्कुल उसके छोटे भाई की तरह था। उसको देखकर उसके छोटे भाई की यादें उसके दिल में ताजा हो गईं। लेकिन उसको दिल में ये पता था कि एक ना एक दिन एंटिटी 303 इस विलेज पर भी अटैक करेगा और उस बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा। जो उसके भाई के साथ एंटिटी 303 ने किया, वो कभी भी किसी और बच्चे के साथ नहीं होगा। उसने फैसला किया कि चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, वो एंटिटी
303 को मारेगा। लेकिन उसको पता था कि यह काम बिल्कुल आसान नहीं होने वाला, बिकॉज एंटिटी 303 बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसको मारने के लिए उसको कई सालों तक तैयारी करने की जरूरत थी ताकि वो स्ट्रांग बन सके और उसको हरा सके। तो कई सालों तक तैयारी करने के बाद फाइनली हीरोब्राइन अब रेडी था। उसके पास सारे के सारे टूल्स इकट्ठा हो चुके थे जिनको यूज करके वो एंटिटी 303 से फाइट कर सकता था और उसको हरा सकता था। तो हीरोब्राइन ने सब कुछ उठाया और निकल गया वो अपनी जर्नी पर। काफी देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसने एंटिटी 303 को ढूंढ लिया। वो उसके बिल्कुल सामने था और ये तैयार था उसे फाइट करने के लिए। और फिर स्टार्ट हुई फाइट ऑफ द सेंचुरी। ये फाइट बिल्कुल भी इजी नहीं थी। एंटिटी 303 हीरोब्राइन की सोच से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन हीरोब्राइन अपने इरादों का पक्का था। उसके जहन के अंदर अपने भाई का बदला चल रहा था। वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। और इस तरह हीरोब्राइन ने एंटिटी 303 को मार दिया और अब फाइनली उसने अपने भाई का बदला ले लिया था जिसके लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रहा था। और इस तरह माइनक्राफ्ट की दुनिया एंटिटी 303 के खतरे से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी थी। एंटिटी 303 को मारने के बाद हीरोब्राइन के पास एंटिटी की सारी पावर्स आ चुकी थी। इसका मतलब ये कि अब वो माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल मॉब बन चुका था। हीरोब्राइन ने ये फैसला किया था कि आइंदा जो उसके भाई के साथ हुआ या जो उसके विलेज के साथ हुआ वो किसी और विलेज के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो माइनक्राफ्ट की वर्ल्ड में उड़ता था, जगह जगह टेलीपोर्ट होता था और वहां पर जाके विलेजर्स को प्रोटेक्ट करता था। लेकिन हीरोब्राइन को ये नहीं पता था कि अभी तो उसकी प्रॉब्लम्स की सिर्फ शुरुआत हुई है।